दोस्तों, इतिहास जब करवट लेता है ना, तो आवाज नहीं करता, लेकिन असर ऐसा छोड़ता है कि पूरी दुनिया सुनती है। साल 2022, भारत अपने खेतों की ताकत से दुनिया का पेट भरने निकला था। जहाजों में भरा गेहूं सिर्फ अनाज नहीं था, वो भरोसा था, वो दोस्ती थी, वो मानवता थी। लेकिन तभी एक साया उभरा। तुर्की ने अचानक ऐलान कर दिया, भारतीय गेहूं में बीमारी है। बिना ठोस सबूत, बिना वैज्ञानिक जांच, सीधा आरोप। जहाज लौटाया गया। दुनिया देख रही थी। और फिर कहानी में एक और किरदार जुड़ा, मिस्र। उसने खुद जांच करने की जहमत तक नहीं उठाई, बस वही बात दोहरा दी। हजारों टन गेहूं जो लाखों लोगों की भूख मिटा सकता था, राजनीति की आग में झोंक दिया गया। भारत की साख पर सवाल उठे। कोशिश हुई कि दुनिया के सामने भारत को कटघरे में खड़ा किया जाए, लेकिन सच्चाई की एक आदत होती है, वह देर से सही सामने जरूर आती है। जांच में साफ हो गया कि जिस बीमारी का नाम उछाला गया था, उसका गेहूं से कोई संबंध ही नहीं था। भारतीय कंपनी ने कहा हर क्वालिटी टेस्ट पास था, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। और फिर कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसे कोई नहीं भूल सकता। जिस गेहूं को ठुकराया गया, उसी को इजराइल ने बिना हिचक स्वीकार कर लिया। एक संदेश पूरी दुनिया तक पहुंच गया। समस्या अनाज में नहीं थी, सोच में थी। समय बीता, दुनिया बदली। रूस यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक सप्लाई चेन हिला दी। गेहूं के दाम आसमान छूने लगे, और सबसे ज्यादा झटका लगा मिस्र को। वह दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं आयातक है। उसकी रोटी रूस और यूक्रेन के सहारे थी। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, सप्लाई टूट गई। डॉलर की कमी, बढ़ती महंगाई, रेगिस्तान में सीमित खेती, हालात तंग हो गए। अब वही मिस्र जिसने कभी भारतीय गेहूं को ठुकराया था, फिर भारत की ओर देखने लगा। क्योंकि भारतीय गेहूं सस्ता भी है, स्थिर भी है और भरोसेमंद भी। लेकिन इस बार तस्वीर अलग थी। भारत ने जल्दबाजी नहीं की। आधिकारिक तौर पर कहा गया, पहले घरेलू बाजार की कीमतें संभालनी जरूरी हैं, पर असली खेल भरोसे का था। भारत के गोदाम खाली नहीं हैं। भारतीय खाद्य निगम के पास बफर से लगभग 2 गुना स्टॉक है। जनवरी 2026 में कच्चे गेहूं के निर्यात पर रोक जारी रखी गई, लेकिन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के निर्यात की मंजूरी दे दी गई। यानी दरवाजा बंद नहीं, पर पूरी तरह खुला भी नहीं। उधर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत हुई। यहां इन मंजूरी दे दी। यह सिर्फ गेहूं की डील नहीं थी, यह एक रणनीतिक चाल थी। योजना बनी, मिस्र भारत को रॉक फॉस्फेट और अमोनिया देगा, और बदले में भारत गेहूं बिना डॉलर खर्च किए जरूरतें पूरी होंगी। ऐसे समय में जब दुनिया डॉलर की कमी से जूझ रही है, यह कदम शतरंज की एक सटीक चाल जैसा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में सिंधु जल संधि के मुद्दे पर ओआईसी की बैठक में मिस्र ने भारत के खिलाफ बयान दिया, पाकिस्तान के पक्ष में पानी बहाल करने की मांग की। सवाल फिर खड़ा हो गया, जो मंच पर विरोध करे, क्या उसे संकट में प्राथमिकता दी जाए? आज गेहूं सिर्फ फसल नहीं है, यह कूटनीति है, यह संदेश है। यह याद दिलाता है कि भारत मदद करता है, पर याद भी रखता है कि मुश्किल वक्त में कौन साथ था। वक्त ने चक्र पूरा कर लिया है। 2022 में जो जहाज लौटाया गया था, 2026 में वही देश उम्मीद लेकर खड़ा है। भारत के सामने रास्ता खुला है, पर कदम सोच समझ कर उठाया जाएगा। कहानी अभी बाकी है, क्योंकि असली फैसला सिर्फ अनाज का नहीं, रिश्तों का होगा। और जब भारत फैसला करेगा, तो उसकी गूंज सिर्फ खेतों तक नहीं, कूटनीति के गलियारों तक सुनाई देगी। दोस्तों, अगर आप इस पूरी कहानी को ध्यान से देखेंगे, तो समझ आएगा कि यह सिर्फ गेहूं की डील नहीं है, यह आने वाले समय की ताकत की दिशा तय करने वाली चाल है। असली खेल अब शुरू हो रहा है। मुझे लगता है आने वाले महीनों में भारत सीधे हाँ या ना नहीं बोलेगा। भारत अब इंतजार की राजनीति खेलेगा। क्यों? क्योंकि जब सामने वाला देश जरूरत में होता है, तब शब्दों से ज्यादा शर्तों की कीमत होती है। भारत शायद मिस्र से सिर्फ अनाज के बदले खनिज नहीं लेगा, बल्कि उससे अपने हितों पर साफ रुख की उम्मीद करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संतुलित बयान, भारत विरोधी समूहों से दूरी और खुले समर्थन की झलक, यह सब चुपचाप बातचीत का हिस्सा बन सकता है। एक और बड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है। भारत अब सिर्फ कच्चा गेहूं बेचने वाला देश नहीं रहेगा, वह आटा, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स और प्रोसेस्ड फूड की सप्लाई बढ़ाएगा। इसका मतलब यह होगा कि भारत सिर्फ किसान की फसल नहीं, बल्कि अपनी पूरी फूड इंडस्ट्री को ग्लोबल ताकत बना देगा। इससे फायदा दोहरा होगा, मुनाफा भी ज्यादा और नियंत्रण भी ज्यादा।
संभव है कि आने वाले समय में भारत गेहूं को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करे, लेकिन खुले तौर पर नहीं। वह यह दिखाएगा कि भारत भरोसेमंद है, पर याद भी रखता है जिन देशों ने संकट में साथ दिया उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। जो सिर्फ जरूरत में याद करते हैं उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। यह संदेश सीधा नहीं होगा, पर दुनिया समझ जाएगी। एक और दिलचस्प संभावना है, अगर मिस्र भारत के साथ गहरी बार्टर डील में जाता है तो यह मॉडल दूसरे देशों को भी आकर्षित करेगा। डॉलर की कमी से जूझ रहे कई राष्ट्र भारत की ओर देख सकते हैं। इससे एक नया व्यापार ढांचा बन सकता है जहां डॉलर के बिना भी बड़े सौदे होंगे। अगर ऐसा हुआ तो भारत सिर्फ अनाज नहीं बल्कि एक नई आर्थिक सोच का केंद्र बन सकता है। लेकिन जोखिम भी है। अगर भारत बहुत सख्त रुख अपनाता है तो मिस्र तुर्की या दूसरे देशों के साथ मिलकर कोई वैकल्पिक गठजोड़ बना सकता है। इसलिए भारत को चाल ऐसी चलनी होगी जिसमें सम्मान भी रहे और संतुलन भी। मेरी भविष्यवाणी है कि अंत में भारत डील करेगा, लेकिन अपनी शर्तों पर, और वह शर्तें सिर्फ व्यापार की नहीं होंगी बल्कि भरोसे की होंगी। आने वाले सालों में हम देख सकते हैं कि जिन देशों ने कभी भारतीय गेहूं पर सवाल उठाए थे वही भारत को अपने खाद्य सुरक्षा के स्तंभ की तरह देखने लगेंगे। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। ये एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है जहां भारत सिर्फ दुनिया की फार्मेसी या आईटी हब नहीं बल्कि दुनिया का भरोसेमंद अन्नदाता बनकर उभरेगा। और जब अनाज कूटनीति बन जाता है तो फैसला सिर्फ पेट नहीं भरता, वह रिश्तों की दिशा भी तय करता है। दोस्तों, आने वाला समय बहुत दिलचस्प मोड़ लेने वाला है। अभी जो दिख रहा है वह सिर्फ सतह है, असली हलचल अंदर चल रही है। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि भविष्य में भारत गेहूं को सिर्फ व्यापार नहीं रहने देगा बल्कि उसे दीर्घकालिक प्रभाव का साधन बनाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि भारत किसी को भूखा रखेगा, बल्कि यह कि भारत अब हर सौदे को रणनीतिक भरोसे से जोड़ेगा। जो देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संतुलित रवैया रखेंगे उन्हें स्थिर सप्लाई मिलेगी। जो सिर्फ जरूरत के समय दोस्ती दिखाएंगे उनके लिए रास्ता आसान नहीं होगा। आने वाले वर्षों में मिस्र जैसी अर्थव्यवस्थाएं और दबाव में आ सकती हैं। डॉलर की कमी, महंगाई और आयात पर निर्भरता उन्हें मजबूर करेगी कि वे दीर्घकालिक समझौते करें। संभव है कि मिस्र भारत के साथ 3 से 5 साल की फूड सिक्योरिटी डील करे ताकि हर साल की अनिश्चितता खत्म हो सके। अगर ऐसा होता है तो भारत को केवल खरीदार नहीं बल्कि नीति स्तर का साझेदार मिल जाएगा। एक और संभावना उभर रही है, भारत अपने खाद्य भंडार और कृषि उत्पादन को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर और मजबूत करेगा। अगर उत्पादन लगातार बढ़ता रहा तो भारत एशिया और अफ्रीका के कई देशों के लिए स्थायी सप्लायर बन सकता है। तब गेहूं सिर्फ फसल नहीं रहेगा बल्कि भारत की विदेश नीति का शांत लेकिन प्रभावी आधार बन जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, भविष्य पूरी तरह आसान नहीं होगा। जलवायु परिवर्तन, अनियमित मानसून और वैश्विक कीमतों का उतार चढ़ाव भारत को भी चुनौती दे सकते हैं। इसलिए भारत संभवतः अपने स्टॉक मैनेजमेंट को और आक्रामक बनाएगा। घरेलू जरूरतें पहले सुरक्षित की जाएंगी, फिर निर्यात बढ़ेगा। सबसे बड़ा बदलाव सोच में आएगा।